जी दोस्तों, पंजाब प्रगतिशील लेख संघ की ओर से आप सभी का स्वागत है। इंतजार गाजीपुरी का एक शेर है कि कहीं शबनम, कहीं खुशबू, कहीं ताजा कली रखना, पुरानी डायरी में खूबसूरत जिंदगी रखना, भ्रम रह जाएगा आंसू का, गम का और चेहरे का, तुम उसके सामने होठों पे मसनूई हंसी रखना। गरीबों के मकानों पर सियासत खूब चलती है, कहीं पर आग रख देना, कहीं पर चांदनी रखना। वफा जब भूल जाती है, कहीं मीरा कहीं राधा, किशन भी छोड़ देता है लबों पर बांसुरी रखना, किशन भी छोड़ देता है लबों पर बांसुरी रखना। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम चल रहे हैं, उस समय कई दृष्टि से, कई प्रकार से ऐसा समय है जिसमें जी पाना मुश्किल हो रहा है। हमारी आवाज पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी छीनी जा रही है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी भी अच्छे समाज में नहीं होनी चाहिए, जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। ऐसे समय में प्रगतिशील लेख संघ पंजाब और प्रगतिशील लेख संघ भारत ने लॉकडाउन के इस समय में, संकट काल के इस समय में संवाद का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की है। आज उस संवाद की तीसरी लड़ी में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले प्रगतिशील लेख संघ पंजाब की ओर से जो पहला संवाद रचाया गया था, उसका विषय था प्रतिरोध की संस्कृति और प्रतिरोध के विकल्प। दूसरा संवाद जो रचाया गया था, उसका शीर्षक था हाँ जी। मुंशी प्रेमचंद और आज का समय है। हाँ जी, हाँ जी। और आज जो तीसरा हमारी परिचर्चा है, उसमें हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर सत्यपाल सहगल और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी। और आज की चर्चा का विषय है भीष्म साहनी, जीवन, व्यक्तित्व और साहित्य। इस विषय पर हमारे दो स्पीकर हैं, जो दो वक्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं पंजाब प्रगतिशील लेख संघ की ओर से आप सभी का और विशेष तौर पर इन दो मेहमानों का स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सत्यपाल सहगल जी, आपका स्वागत है सर। सत्यपाल सहगल जी जी, और डॉक्टर विनोद तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सत्यपाल सहगल जी, इनका संबंध उसी पृष्ठभूमि से है जिस पृष्ठभूमि से भीष्म साहनी का संबंध है। भारत पाकिस्तान विभाजन की जो पीड़ भीष्म साहनी ने झेली थी, उसी पृष्ठभूमि से सत्यपाल सहगल जी आए हैं। इनका संबंध भी भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप विस्थापित परिवार से है और इनका जन्म सुनाम में हुआ है। सिरसा में इनकी शिक्षा है। एमए और पीएचडी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से है और वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में पिछले 3 दशक से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर हैं। बहुत सारी किताबें हैं, कविताएं लिखते हैं, आलोचना करते हैं। लाल सिंह दिल की प्रतिनिधि कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी एक बहुत खूबसूरत कविता है दिनांक, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज इतनी हलचलें हैं कि सिर्फ हलचलें हैं, उदासी का चेहरा सिर्फ खुद को नजर आता है, सभी कोनों में सिर्फ रोशनी और आवाजें हैं। शहर से बाहर जाने का हर रास्ता शहर के बीच से होकर जाता है। अकेले होने में कोई आश्चर्य नहीं है, यही भय है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता कि आप लोगों के बीच नहीं है। पास से चीजें गुजरेंगी और हर चीज के गंतव्य होंगे, यात्राएं होंगी, पर विषय नहीं। यह चिंता का विषय होगा पर चिंता नहीं होगी। यह चिंता का विषय होगा पर चिंता नहीं होगी। इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंधित हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी आलोचना का बहुत सारा काम है। परंपरा सृजन और उपन्यास, नई सदी के दहलीज पर,
विजय देव नारायण शाही और आलोचना की पक्षधरता। नाजिम हिकमत के देश में इनकी यात्रा डायरी है और बहुत सारा संपादन का कार्य है। बहुवचन मैगजीन के कई अंक इन्होंने संपादित किए हैं। सो हमारे दोनों मेहमान हमारे बीच में है, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर पंजाब से डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा या सुरजीत जज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज एक बार बता देना। सुरजीत जज जी, सामने वाली लाइट जी सुरजीत जज जी, डॉक्टर सरबजीत सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा जुड़े हैं हमारे साथ। जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी अभी। और सुरजीत जज जी, डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा जी, डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपना स्पीकर सर अनम्यूट कर लीजिए। आपका स्पीकर बंद है सर, डॉक्टर सुखदेव सिंह जी। और सुनो। जी जी जी, हाँ हाँ, अब आई है आवाज। ठीक है जी। वैसे तो डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा प्रगतिशील लेख संघ भारत के महासचिव हैं, पर क्योंकि पंजाब की ओर से प्रोग्राम कर रहे हैं और पंजाब से संबंधित हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द स्वागत के लिए हमारे आए हुए मेहमानों के लिए बोलेंगे। डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा जी। कुलदीप जी, डॉक्टर सरजीत जज जी नहीं गल करनगे? है नहीं सर, जुड़े नहीं हैगे। ओके, सैगल साहब पहुंच गए? हाँ जी हाँ जी हाँ, दोनों मेहमान पहुंच गए। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਿਨੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ जी ਗਏ? जी जी जी, बिल्कुल ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ बिल्कुल। ਨੇ ਮੈਨੂੰ। हाँ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल विनोद जी। बिल्कुल सर, ਤੁਸੀਂ स्वागत नमस्कार करो सर एक बारी। जी जी। डॉक्टर सत्यपाल सैगल जी और डॉक्टर विनोद तिवारी जी, मैं प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब की इकाई की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी गुजारिश को मानते हुए आज का जो शाम का समय है हमारे लिए सुरक्षित रखा है। हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि भीष्म सानी जी, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, लिखते वो हिंदी में ही रहे हैं, लेकिन पंजाब उनकी रचनाओं में किसी न किसी तरह बोलता रहा है, हमें नजर आता है। तो आज हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो परिचर्चा करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ स्वागत के ही शब्द कह रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे मन में एक लालच है कि हम उन सभी दोस्तों से ही बात सुने जिनको आज के दिन के लिए हमने चुना है, चाहे वो डॉक्टर सत्यपाल सहगल हों या डॉक्टर विनोद तिवारी हों। ये हमारे अनुरोध पे इन्होंने हमारी बात मानते हुए भीष्म साहित्य को लेके, उनके जीवन को लेके, उनकी रचनाओं को लेके, उनकी और गतिविधियां जो रही है उनको लेके वो बात करेंगे। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भीष्म सानी जी प्रगतिशील लेखक संघ के 1975 से लेके 1985 तक तो 10 साल प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे हैं। मैंने जब पहला प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन जयपुर में अटेंड किया था, तब भीष्म सानी जी प्रगतिशील लेखक संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। तो उस समय बहुत तीखा संवाद भी हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री की शमूलियत को लेके। बहुत लोग बिगड़े भी, जैसे बाबा नागार्जुन और मदन डागा, राजस्थान के जयपुर के लेखक थे। इन लोगों ने बहुत शोरगुल किया, लेकिन तब उस बहुत तीखे संवाद में जिस धैर्य से, जिस हलीमी से भीष्म जी ने बात रखी,
और ये कहा कि हम लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, तोड़ने के लिए नहीं। तो मुझे आज भी उनका वो चेहरा नजर आ रहा है कि बहुत गर्मा गर्म बहस के दौरान भी उन्होंने अपना जो मानसिक तवाज़ुन था उसको बहुत रखा और बहुत सहज से अपनी बातें की। मेरे पास उनकी बहुत सी यादें हैं, वो बाद में बात करूंगा मैं। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सत्यपाल सहगल जी और डॉक्टर विनोद तिवारी जी वो अपनी बात रख लें। बाद में हमें समय मिलेगा तो हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन हम उनको ज्यादा सुनना चाहते हैं। सो जी दोस्तों, दोनों जो आज के स्पीकर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही हमें सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको भीष्म साहनी की कुछ यादें दिखाना चाहता हूँ। ये तमस उनका जो बहुत चर्चित रचना रही है उनकी, जिस पर सीरियल भी बना, जिस पर फिल्म भी बनी। विभाजन, हिंद पाक विभाजन पर ये रचना बहुत कमाल की रचना है उनकी। उनके कुछ विचार जो एक साक्षात्कार में उन्होंने बोले थे कि जीवन बड़ा पेचीदा होता है और सफाई भी नहीं होता, सारा वक्त बदलता रहता है, बदलता रहता है, और जो शक्तियां उसे बदलती हैं वो भी एक जैसी नहीं रहती हैं। आज अगर नकारात्मक पहलू जोर पर है तो बहुत मुमकिन है कल ज्यादा सकारात्मक पहलू आगे आ जाए, इसलिए मायूस होने की तो बात नहीं है। उनकी याद में एक टिकट है और उनके कुछ और विचार हैं इसमें। सो इन तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने याद किया है। और अब हम सीधा चलते हैं डॉक्टर सत्यपाल सहगल की ओर। सत्यपाल सहगल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम आज का जो व्याख्यान है वो देने के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सत्यपाल सहगल जी। प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर पे प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब का। न केवल उन्होंने भीष्म साहनी को याद करने की इच्छा प्रकट की, बल्कि उसके लिए उन्होंने मुझे और हिंदी के श्रेष्ठ कथा विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर या डॉक्टर विनोद तिवारी जी को इसके लिए कहा। तो मैं अपनी तरफ से भी और संभवतः उनकी तरफ से भी, वो अलग से भी ये धन्यवाद करना चाहेंगे प्रगतिशील लेखक संघ का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ एक मंच है। प्रगतिशील लेखक संघ का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और अगर हम लेखक संगठनों की चर्चा करें तो प्रगतिशील लेखक संगठन को छोड़कर भारत में शायद ही कोई दूसरा लेखक संगठन हो जिसका इतना लंबा इतिहास हो और इतना गौरवशाली इतिहास हो। जी। उस गौरवशाली परंपरा की कड़ी में ये जो आज एक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, और एक उस शख्स की स्मृति में रखा है जो प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे, जैसे सुखदेव जी ने बताया। वे जब महासचिव थे तब ही प्रगतिशील आंदोलन का या प्रगतिशील लेखक संघ का जो 50वीं बरसी थी, जिसे गोल्डन जुबली कहा जाता है, वो मनाई गई थी लखनऊ में। मैं उसमें शामिल हुआ था। तो एक बहुत ही भव्य आयोजन था। मैंने इतना अच्छा लेखकों का आयोजन कभी नहीं देखा। उस आयोजन को देख के मुझे जो चीज़ लगी, उससे पहले मैं एक छोटे मोटे साहित्य कर्मी के तौर पे बड़ा अकेला महसूस करता था, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि नहीं, लेखकों की भी अपनी एक दुनिया है, अपना एक समुदाय है, चाहे वो थोड़े थोड़े ही हों, अलग अलग जगह पे फैले हों, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छा खासा समुदाय बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें भीष्म जी की संगठन क्षमता का बड़ा योगदान था। संगठन क्षमता के कई रूप हो सकते हैं। एक तो कई लोग बहुत तेज तरार होते हैं, भाग दौड़ करने वाले होते हैं। संभवतः भीष्म जी ऐसे नहीं थे। जिन लोगों ने उनको देखा है
या जो लोग उनको मिले होंगे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के और थोड़ा सा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सबमिसिव भी थे। कभी किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते थे, लेकिन शायद उनकी वही खूबी जो है वो उस कार्यक्रम को सफल करने में काम आ गई। किस रूप में? मैं तो उस समय यहाँ पे विद्यार्थी था पंजाब विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने उस जमाने में जब फोन, मोबाइल फोन तो खैर अलग चीज़ है, दूसरे फोन भी इतने सुविधा से मुहैया नहीं थे और चिट्ठियों से ही संवाद होता था। उन्होंने 2 या 3 चिट्ठियां कुमार विकल को, जो चंडीगढ़ और इस क्षेत्र के श्रेष्ठ कवि रहे हैं हिंदी के, उनको लिखी, उनको निमंत्रित किया वहाँ आने के लिए। और बड़ी प्रेम भरी चिट्ठियां थी उनकी। मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी थी, क्योंकि कुमार विकल अपनी चिट्ठियां मुझे पढ़ने के लिए दे देते थे और शायद उनके जवाब भी लिखवाते थे उस तरह से। और एक तरह से विकल जी की प्रेरणा से मैं उस सम्मेलन में गया, लेकिन विकल जी की प्रेरणा भीष्म साहनी जी थे। मुझे लगता है कि यही काम उन्होंने सारे देश में किया और उस समय पर लेखकों का एक जुलूस निकाला गया, जो आखिरी जब समापन का दिन था, वो लगभग 1 किलोमीटर तो रहा होगा। सो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भीष्म जी ने कितना सफल कार्यक्रम किया। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ का इतिहास भी छपा, जो करण सिंह चौहान जी ने जो तैयार किया। सो आज हम उसी प्रगतिशील जो संघ के इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं। कुछ और भी इसमें ऐतिहासिक बातें जुड़ रही हैं। प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब उस तरह से कभी एक अलग इकाई के तौर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता रहा। सुखदेव जी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि पंजाब में केंद्रीय लिखारी सभा, जो पंजाबी लेखकों की प्रतिनिधि सभा है, सुखदेव जी उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं संभवतः है, तो उसी में ही सब कुछ समाहित होता चला जाता है। वो एक तरह से पंजाब की प्रगतिशील लेखकों की ही संस्था रही है। तो एक अलग इतिहास इस तरह से पंजाब का नहीं रहा, जबकि पंजाब प्रगतिशील लेखकों का गढ़ रहा। और अब हम उस राज्य में प्रगतिशील लेखकों की ये संस्था देख रहे हैं, और उस संस्था में कुलदीप सिंह जी इतनी अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारे वो साथी और हमारे वो श्रोता, वो दर्शक जो बहुत दूर बैठे हैं हिंदी प्रदेशों में, कुलदीप सिंह जी की इस आवाज़ को सुन के, सुखदेव जी की इस आवाज़ को सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। बात आती है फिर से भीष्म जी की। तो भीष्म जी पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, हम सब ये जानते हैं, और क्यों ना की जाए। उनका कोई एक पक्ष तो था नहीं। लोग उनको कथाकार के तौर पे जानेंगे, कोई उनको कहानीकार के तौर पे जानेगा, कोई उनको उपन्यासकार के तौर पे जानेगा, लेकिन वो बहुत शानदार नाटककार भी थे। इस बात को कई बार शायद लोग भूल जाते हैं, उसकी मैं बात थोड़ा सा बाद में करना चाहूँगा। और वे जो है एक फिल्म कर्मी थे, फिल्म एक्टर थे, रंगकर्मी थे। उन्होंने आत्मकथा लिखी, जो मैं समझता हूँ कि हिंदी की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में जिसका शुमार हो सकता है। और अध्यापक थे वो, अनुवादक थे। तो इस तरह से उनके कर्म के और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष थे। सो वो सब के सब एक इस सारे समय में समेटने संभव नहीं है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों से बात करूं कि ये, अब आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, जब एक लेखक हमारे बीच से चला जाता है, हम उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं जो शायद हम उसके जीवित रहते हुए नहीं करते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जब लेखक हमारे बीच में नहीं होता है, तो शायद हम जितना लेखक के बारे में बात कर रहे होते हैं, उतना शायद अपने ही किसी संवाद को भी उसमें हमने छेड़ा हुआ होता है। लेकिन मैं इस पक्ष की ओर फिलहाल ज़्यादा नहीं आना चाहता। उसका स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, जिसे स्मृति का समाजशास्त्र कहना
मुझे प्रिय लगता है। मैं फिर भी इस समय आज आपके सामने बैठा हुआ भीष्म साहनी के बारे में जो कुछ भी सोचता हूँ और उनके माध्यम से पंजाब के हिंदी लेखन के बारे में जो कुछ सोचता हूँ, उस विस्थापन के बारे में जो कुछ सोचता हूँ, जो जिसको सहा भीष्म जी ने और गवाह बना पंजाब का लेखन, उनके बारे में कुछ एक मैं एक थोड़ी सी हटके एक बात अपनी जो ये बातों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। शायद आप में से बात अजीब लगे, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लेखकों के जो चेहरे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेखकों को नहीं लगते, हो सकता है आप मेरे इस बात से सहमत हो या ना हो। लेखकों के चेहरे मुझे एक कहानी लगते हैं, एक अलग दुनिया लगते हैं, एक ऐसा संसार उसमें नजर आता है जो कहीं और नजर नहीं आता है। जैसे वो हजारों लाखों के बीच में एक अलग सा चेहरा है। शायद आप मेरी इस बात से सहमत हो कि प्रेमचंद का चेहरा, कबीर का चेहरा, नागार्जुन का चेहरा, मुक्तिबोध का चेहरा, भीष्म साहनी का चेहरा, पंजाबी में गुरजाल सिंह का चेहरा, फिर हिंदी में आए तो कुमार विकल और निर्मल वर्मा का चेहरा, शिवपाल बटालवी का चेहरा, और संभवतः आप में से किसी को विष्णु प्रभाकर का चेहरा देखने का मौका मिला हो। ये कुछ एक नाम है, कुछ एक नाम शायद मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ, मेरे सामने इस समय नहीं है। आप लोग भी इस सूची में उन नामों को जोड़ सकते हैं। तो मेरे लिए उनका जो चेहरा है बहुत खास था, बहुत ही कोमल, बहुत ही दयालु, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत प्रेम झलकता था उस चेहरे से। बिल्कुल उनके पास जाने में डर नहीं लगता था, कोई बात कहने में डर नहीं लगता था। आप जानते हो कि बहुत सारे लेखक ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत संवेदनशील कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है भीष्म जी के साथ कि वे जिस तरह की चीजें मैं उनके चेहरे में देख रहा था, देखता हूँ, वो बिल्कुल उसके अनुरूप थे और एक कमाल के शानदार आदमी थे। हम में से बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा लेखक। अब ये बात कितनी सही हो पाती है सब जगहों पे, ये तो आप लोग अपने अपने अनुभव से जान सकते हैं। बहुत बार नहीं संभव हो पाती है ये सारा का सारा, लेकिन मुझे उनमें ये चीज संभव आती थी नजर। और कई और उदाहरण भी मेरे सामने हैं कि कितने सादा आदमी थे, कितने जनवादी मूल्यों के प्रति समर्पित थे। जनवादी मूल्यों की बात तो की जाती है, लेकिन उस तरह का जीवन जीना ये सबके लिए उतना आसान भी नहीं होता और सब उसकी कोशिश भी नहीं करते। मुझे याद है कि भीष्म जी यहाँ चंडीगढ़ में लेखकों का एक सम्मेलन हुआ, प्रगतिशील या जनवादी लेखकों का सम्मेलन था, या यहाँ के किसी लोकल संस्था का वो चंडीगढ़ में एक इंदिरा हॉलीडे होम है जो एक तरह की सराय भी है और वहाँ कार्यक्रम भी होते रहते हैं। वहाँ पे ये था। तो जब शाम को कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम था, 1 दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो भीष्म जी के रिश्तेदार रहते थे इस शहर में और वो उनको लेने के लिए आए। भीष्म जी ने मना कर दिया, कहते नहीं, मैं अपने लेखक मित्रों के साथ रहूंगा। और मेरे सामने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा। और वो एक बड़ा मोडेस्ट सा गेस्ट हाउस है इंदिरा हॉलीडे होम का, और अपनी पत्नी के साथ थे वो। तो लेकिन उन्होंने इस बात को चुना कि वो रहेंगे। तो बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसी प्रकार जो है शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में जहाँ वो रहते थे,
तो वो वहाँ की सुविधाओं का बहुत कम प्रयोग करते थे। वहाँ उनके साथ 2-3 हफ्ते रह के मैंने जाना कि यद्यपि वो एक आर्थिक दृष्टि से अच्छे पृष्ठभूमि से थे, लेकिन अपना अपना जीवन यापन उन्होंने बहुत उतने ही साधनों से किया जितने साधनों की उनको जरूरत थी, उससे ज्यादा के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। और एक बात का मुझे और पता चला, अपने कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में 2-3 साल पहले की बात है, शायद संभवतः सन 15 की ही ना हो, जब उनके जन्म शताब्दी वर्ष, तो वहाँ पे एक खंड था पूरा का पूरा भीष्म साहनी पे। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि भीष्म साहनी जी खुशवंत जी के समकालीन थे और उसी कॉलेज में पढ़े थे जहाँ वो थे, संभवतः एक आधे क्लास का उन दोनों का अंतर था। तो वहाँ पे भीष्म जी की भांजी को एक सेशन दिया गया और उस भांजी ने बताया कि किस प्रकार से उनका पूरा का पूरा परिवार भीष्म जी ने पाला, कितने वो भाई बहन थे। ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी, लेकिन वो इतने व्यस्तताओं के बीच, इतनी चुनौतियों के बीच, इतने कामों के बीच, इतने लेखन के बीच अपनी बहन के परिवार को भी संभाल रहे हैं। वो बात भी मेरे मन को बहुत छुई थी, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप में से वो लोग जो भीष्म साहनी से व्यक्तिगत तौर पे परिचित रहे हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वो एक शानदार आदमी थे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इस तरह के लेखन की दुनिया में और इस दुनिया में हो। जैसे कि अपने बारे में कहा था, जैसे हमको बताया जाता है, कभी किसी ने पूछा कि आपका क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो मैं समझता हूँ कि भीष्म साहनी जी के बारे में भी हम ये बात कह सकते हैं कि वो जिस तरह का जीवन जीते थे, वो भी एक किताब थी, वो भी एक संदेश था उनके लोगों के लिए। एक दो बातें मैं और लूंगा और इसको समाप्त करने का प्रयास भी करूंगा और करूंगा। और उसके बाद विनोद जी बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे और ज्यादा बात करना चाहेंगे। कुलदीप जी कुछ समय और ले सकता हूँ ना? हाँ जी 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 बिल्कुल सर। ये देखिए, मैं ये चाहता था कि आज हम भीष्म साहनी पे थोड़ा सा हट के बात करें। मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जब भी भीष्म साहनी पे बात होती है तो भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा में है, इस तरह से कहा जाता है, या वो जिस दौर के लेखक थे हमें बताया जाता है कि उस समय नई कहानी का एक आंदोलन था और वे उस है। लेकिन मेरी अपनी इच्छा थी कि हम भीष्म साहनी को किसी और की परंपरा में ना देख के उनकी अपनी परंपरा के बीच रख के देखें। वही परंपरा जो उन्होंने खुद पैदा की और जिसके अंदर वो काम करते रहे, और मैं उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर से मैं कुछ एक समाजशास्त्री चीजें आप लोगों से साझा कर सकता हूँ। केवल भीष्म साहनी ही नहीं, आप और हम सब इस बात को जानते हैं, मानते हैं, बिल्कुल जायज बात है कि भीष्म साहनी हिंदी के श्रेष्ठतम कथाकारों में से एक है और पंजाब के भी श्रेष्ठतम कथाकारों में से एक है, हिंदी कथाकारों में से एक है, और शायद हिंदी और पंजाबी दोनों को मिला दें तो भी उनमें से एक है। और ये बात भी कही जा सकती है कि पंजाब के श्रेष्ठतम कथाकारों से ही हिंदी के श्रेष्ठतम कथाकारों का कैनवस बनता है। हिंदी पाठकों की जो नई पीढ़ी है वो शायद इस बात को भुलाती चली जा रही है। मैं हिंदी प्रदेशों में आज पंजाब का जो योगदान है उस पर उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार ध्यान आपका दिलवाना चाहता हूँ। भीष्म साहनी है, कृष्णा सुब्बती है, यशपाल है, उपेंद्रनाथ अश्क है, अज्ञेय है, कृष्ण बलदेव वैद है, मोहन राकेश है, महेंद्र भल्ला है, नरेंद्र कोहली है,
हो सकता है मैं कुछ नाम भूल रहा हूं, बलवंत सिंह है, ये तमाम के तमाम हिंदी के बड़े कथाकार, जगदीश चंद्र जो थोड़ा सा बाद में आए, इनके बिना हिंदी का कथा साहित्य क्या है। और ये जो लोग थे, इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, कहीं और ये बात कही भी गई है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि ये लोग ना होते, अज्ञे जैसे लोग ना होते, निर्मल वर्मा जैसे लोग ना होते। मैं निर्मल वर्मा को पंजाब का कहना क्योंकि वो शिमला में पैदा हुए, शिमला में बड़े हुए, जो उस समय के पंजाब का एक हिस्सा ही था। तो ये सब के सब जो हमारे लेखक हैं, इन्होंने हिंदी को एक आधुनिकता का स्पर्श भी दिया और हिंदी में आधुनिकता के बयार इसके साथ बही, लेकिन वो एक दूसरा विषय है, वो फिर कभी उठाया जा सकता है। अब ये जो तमाम लेखक हैं, ये तमाम लेखक स्वतंत्रता के बाद, भारत पाक विभाजन के बाद के पहले 2 दशकों में हिंदी साहित्य में उभर के आते हैं। अब इससे कई बातें निकलती हैं कि भारत पाक विभाजन ने हिंदी को पंजाब से बहुत लेखक दिए, भारत पाक विभाजन ने हिंदी को श्रेष्ठ लेखक दिए, और भारत पाक विभाजन ने हिंदी साहित्य को और संभवतः पूरे भारत के साहित्य को और संभवतः पूरे विश्व के साहित्य को भारत पाक विभाजन की एक प्रमाणिक तस्वीर दी, जो हिंदी में तो कम से कम किसी और ने नहीं की, पंजाबी में जरूर की होगी। तो इस योगदान को जो है हमें सदा याद रखना चाहिए। अब इस चीज को मैं इस तरह से भी समझने की कोशिश कर रहा था कि हिंदी लेखकों की ये जो सारी की सारी पीढ़ी है, ये क्यों इतनी चमक के सामने आई? क्या इनकी व्यक्तिगत प्रतिभा थी मात्र, या कोई समय का दबाव भी था? मुझे आज लगता है कि ये लेखक इसलिए चमक के सामने आए हिंदी में और साहित्य की दुनिया में, क्योंकि विस्थापन ने जो है उनके सामने एक चुनौती खड़ी की थी, और उस चुनौती को उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से पाटने की कोशिश की। विज्ञापन ने कहीं उनको जो उखाड़ दिया था, अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने अपने आप को दोबारा जमाने की कोशिश की एक नए परिवेश के अंदर। लेकिन इस दृष्टि से हिंदी में इन लेखकों का अध्ययन नहीं हुआ है, और विस्थापन क्या कर सकता है? विस्थापन की बहुत सैद्धांतिक चर्चाओं में हम ना जाएं। हमारे मनोविज्ञान पे असर डाल सकता है, हमारी आर्थिकता पे असर डाल सकता है, हमारे सांस्कृतिक जड़ों से दूर जाने को रेखांकित कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। क्या हमारे लेखकों में नहीं घटी होंगी? मैं आपकी कल्पना भी छोड़ता हूं, लेकिन हमने कभी उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। हम इनकी भाषा में क्यों नहीं तलाश करते उस विक्टन को? पीछे मैं कृष्ण बलदेव वैद्य को देख रहा था, जो अपनी तरह से एक विद्रोही लेखक थे और एक नई तरह की भाषा का सृजन किया। मैं सोच रहा था कि वो इतने विद्रोही जो अपनी भाषा में उसको तोड़ने वाले नजर आते हैं, क्या इसका संबंध कोई ना कोई किसी विस्थापन से तो नहीं है? जिस विस्थापन से उनको गुजरना पड़ा, उनको तो बहुत भयानक ढंग से गुजरना पड़ा था। ये बात सही है कि हमारे ये जो लेखक हैं, इनमें से अधिकतर जो है आर्थिक रूप से अच्छी पृष्ठभूमि से थे, क्योंकि विस्थापन का असर भी अलग अलग वर्गों पे अलग अलग तरीके से पड़ा। ज्यादा बुरा असर उन वर्गों पे पड़ा जो पहले से ही कमजोर वर्ग थे, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। शायद हमारे इन लेखक साथियों को, अग्रजों को उस तरह से उतना आर्थिक संकट नहीं करना पड़ा, लेकिन हम सब जानते हैं केवल आर्थिक संकट उतना संकट नहीं होता। लेकिन आर्थिक संकट नहीं करना पड़ा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसको कितना करना पड़ा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विस्थापन की दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश करें और इनके माध्यम से
उस सारी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। एक और चीज की ओर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ इस माध्यम से, जो विस्थापन की चर्चा हुई, कि एक ये भी समझने की कोशिश करें कि इन लोगों ने हिंदी में लिखना क्यों शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में पहले भी लोग हिंदी में लिख रहे थे। दूसरा, ये तमाम के तमाम लोग उदारवादी, प्रगतिशील या आधुनिक क्यों थे, इसको हम समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। और इस तरह से और हम कई चीज़ों को इनके माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से इसी कड़ी में जो है भीष्म साहनी भी आते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये एक प्रश्न बनता है कि ये लोग हिंदी में क्यों लिखते थे। उसके पक्ष और विपक्ष में कई बातें की जा सकती है जो मैं यहाँ पे नहीं उठाना चाहता हूँ। अच्छा ही करते थे, वो लिखते थे। पंजाब सदा से एक जो है त्रिभाषीय प्रदेश रहा है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू और बाद में अंग्रेजी के लेखक भी यहाँ से हुए, तो उस तरह से कोई इस पे एतराज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन लेखकों के माध्यम से न केवल विभाजन की त्रासदी और जो उखड़ा हुआ वर्ग था, जैसे कैसे जाके वो सेटल हो रहा था, उस सब के ऊपर प्रकाश पड़ता है इनकी रचनाओं के माध्यम से। लेकिन उसी के साथ पंजाब के शहरों में रहने वाला जो मिडिल क्लास थी, जो हिंदू ट्रेडिंग क्लास थी, उसका जो कल्चर है, उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके भी बहुत से पक्षों पे प्रकाश पड़ता है। तो हमारा जो पंजाबी का साहित्य है, मैं इस पे कोई अधिकार के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, सुखदेव जी ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए मैं किसी विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो हमारे पंजाबी साहित्य में हमारी रूरल लाइफ को कहीं ज़्यादा छुआ गया है, लेकिन शहरों में रहने वाले शायद इन तमाम वर्गों का वहाँ पे चित्रण ना हुआ हो, और उसको हम समझने के लिए जो हमें साहित्य का सहारा चाहिए वो शायद वहाँ पे ना मिलता हो। लेकिन देखिए, भीष्म साहनी का मैया दास की माड़ी उपन्यास लीजिए, जो उसी ट्रेडिंग क्लास जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस की जड़ों में जाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से कृष्ण सोबती का लेखन लिया जा सकता है, और इसी प्रकार से कृष्ण बलदेव वैद का लेखन भी लिया जा सकता है। साथियों, आप जानते हो बहुत सी बातें की जा सकती हैं और समय का भी अभाव है, और विनोद जी को भी हमने सुनना है। मैं एक दो चीज़ों की और इशारा करूंगा। मैं कहूँगा कि जो नाटककार भीष्म साहनी थे, उसकी हमने सदा कम चर्चा की है। उनके नाटक एक से एक शानदार नाटक है, मंच पे भी सफलता से खेले गए हैं। हानुश है, माधवी है, और कबीरा खड़ा बाजार में है, और आलमगीर है। कम से कम 4 इन नाटकों के बारे में जब मैं जानता हूँ। और यहाँ ये भी मैं बता दूं कि उसी कसौली के फेस्टिवल में उनके परिवार के लोगों ने ही बताया, शायद उनकी बेटी ने बताया, कि वो बेसिकली एक्टर बनना चाहते थे भीष्म साहनी। रंग कर्म से उनका गहरा जुड़ाव रहा, आयुक्ता से गहरा जुड़ाव रहा, तो संभवतः इसी वजह से वो एक अच्छे नाटककार बन सके। वो चीज़ें बाद में किसी वजह से पीछे छूट गई। उनके भाई हिंदी फिल्म इतिहास के एक अमर कलाकार बने। तो मेरा यहाँ विनम्र निवेदन है कि हम उनके नाटकों को भी याद किया करें जब हम उनको याद करें, क्योंकि वो नाटक केवल अपने रंग कर्म के लिए ही विशिष्ट नहीं है, बल्कि उनकी जो कथा वस्तु है। हानुश की क्या कथा वस्तु है? एक घड़ी साज है जो घड़ी का आविष्कार करता है, लेकिन उसकी आंखें निकाल दी जाती है। माधवी की क्या कथा वस्तु है? एक स्त्री, एक बेटी, एक परिवार की, और बाप उसका ययाति की पुत्री माधवी, वो उसको दूसरे को दान दे देता है,
ताकि वो उसके माध्यम से अपने किसी प्रण को पूरा कर सके। ऐसे ही कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का जो दृष्टिकोण है वो सब जानते हैं, और हम ये ले सकते हैं। तो अपने अपने इस कंटेंट की वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात की ओर मैं और इशारा करना चाहूंगा इनके नाटकों के, कि जहां उनका कथा साहित्य है आज पे टिका हुआ है, जिस समय में वो जीते थे वहां से वो पात्र लेते थे, वहां से वो घटनाएं लेते थे, वहां से वो परिवेश लेते थे। इन नाटकों में उन्होंने अतीत से लिया है सब कुछ। तो वो शायद उनको वो ये कमी लगती होगी, या किसी भी वजह से। कई बार ज्ञात तरीके से चीजें होती हैं, कई बार अज्ञात चीजें होती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो फिक्शन का एलिमेंट जितना अतीत में जाके पावरफुल बनता है, जितना मिथक में जाके, पूरा ख्यालों में जाके पावरफुल बनता है, कई बार वो वर्तमान में आके वो नहीं बन पाता। तो संभवतः इस वजह से वो उस ओर गए हों। इस दृष्टि से भी उनके नाटकों का अध्ययन किया जा सकता है। मैंने भीष्म साहनी की परंपरा की बात की, और मैंने ये कहा कि उनकी अपनी परंपरा को खोजें। मैं समझता हूं कि उनका जो गद्य है, उनका जो कथा साहित्य है खास तौर पे, और चाहे कथा साहित्य क्यों हो, उनकी जो आत्मकथा है, उनके जो नाटक है, वे 2-3 कारणों से बड़े विलक्षण हैं। मैं पहले आऊं जो उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में भी आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, जो ग्रिपिंग, पकड़ लेने वाली, बीन देने वाली जो चित्रात्मकता है, मुझे नहीं लगता कि वो यशपाल में भी है, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेमचंद में भी है, शायद किसी एक स्तर पे। हालांकि प्रेमचंद की एक क्लासिक लेखक है, उनकी एक दूसरी दुनिया है। लेकिन आप अमृतसर आ गया को याद कीजिए, आप तमस को याद कीजिए, तमस के उन चित्रों को याद कीजिए जब औरतें छलांग लगा रही हैं कुएं के अंदर अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और या उस चित्र को याद कीजिए जब एक सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसका पहला ही चित्र है। आप अमृतसर आ गया कहानी के अंदर उस चित्र को याद कीजिए जब वो बाबू जो सांप्रदायिक उन्माद से भर उठा है, वो गाड़ी में बैठने वाली एक बुढ़िया औरत और उसके बेटे को धक्का मारता, और बेटे के सिर पे तो वो जो है लोहे की सलाख भी मारता है। उसकी जो लोम हर्षता है, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जितना मेरा थोड़ा सा अध्ययन है, मैं समझता हूँ तिवारी जी का अध्ययन मेरे से भी कहीं अधिक होगा कथा साहित्य का और तमाम दूसरी चीज़ों का। मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर और स्नेह है। तो ये लोम हर्षता हमको और कहाँ मिलती है? और तो और चीफ का दावा जैसी कहानी में, जहाँ ये लोम हर्षता उस प्रकार से नहीं है जैसे तमस और अमृतसर आज्ञा कहानी में है, लेकिन फिर भी जो वो माँ की वेदना है और जो लड़के का व्यवहार है उसके प्रति, वो जो जितना तीखा आपके अंदर बिंद जाता है। यहाँ मैं याद करना चाहूँगा, और मैं समाप्ति की ओर भी आ रहा हूँ, कि मुझे काशीनाथ सिंह याद आ रहे हैं। उनका छोटा सा उपन्यास है अपना मोर्चा। तो उस उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वो अध्यापक है, संभवतः मैं ठीक से याद कर रहा हूँ, और बहुत सारे वो उतार चढ़ाव के बीच में वो बढ़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। वो बुद्धिजीवी भी है, संभवतः लेखक भी है, लेकिन अंत में वो एक कागज को जिसमें वो लिखता है, उस रजिस्टर को उठा के कहता है कि मेरा मोर्चा ये है, मैं यहाँ पे लड़ता हूँ। और मैं ये बात भीष्म साहनी के बारे में भी कह सकता हूँ। भीष्म साहनी देखने में, जैसे मैंने कहा, कि बहुत विनम्र थे, बहुत चुप रहते थे। एक बार मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इतने शानदार लेखक हैं, लेकिन हिंदी में आपकी इतनी चर्चा नहीं हुई। आपके दोस्त निर्मल वर्मा को आपके ही संगठन के लोगों ने जो है बहुत ऊंचा दर्जा दिया, बिल्कुल खामोश हो गए। नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं।
फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, आपकी पीढ़ी तो बहुत अच्छी थी, आजकल तो बड़ा पतन है लेखकों में, ये वो। कहते नहीं नहीं नहीं, आज के लेखक भी कम अच्छे नहीं है, और वो हमारे ज़माने में भी बड़े झगड़े होते थे और बहुत सारी बातें थी, और इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड। फिर वहीं एक सत्र में बात चली तो उनकी पत्नी शीला जी, जो सदा उनके साथ रहती थी, उन्होंने एक भेद बता दिया उनका। कहती नहीं जी नहीं, ये पंजाबी में गाय बहुत, तो बहुत डरते ने, बहुत डरते हैं ये। आपको भी सुन के बात हैरानी लग रही होगी कि एक लेखक जिससे हम रोशनी लेते हैं, पर लेखकों का भय जो है उसको आपको अलग ढंग से व्याख्या करनी होगी। लेकिन वहां एक बुद्धिजीवी ने कहा, और जो सही कहा, कि डरते हैं इसीलिए लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भीष्म साहनी का मोर्चा भी वो कागज था जहां वो तमाम लोग जो न केवल उनके साथ जातियां करते थे, बल्कि उनके आसपास के निरीह कमजोर लोगों पे जातियां करते थे, उन्होंने उनको नंगा किया अपने साहित्य के अंदर, और एक तरह से उनको वो चोट पहुंचाई जो, अगर वो, जैसे आम पंजाबियों में ये आदत रहती है, अगर वो पंजाब के बीच में रह रहे हो तो हाथापाई की नौबत भी आ जाती है बहुत बार, और पंजाबी लेखक तो खैर इससे डरते भी नहीं है ना। तो यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, तो कुमार विकल जो पंजाब में रहते थे, मैंने अपने सामने बहुत से लोगों को पिटते देखा है उनके हाथों से। वो काम ये नहीं करते, लेकिन वही काम वो वहाँ पे करते थे अपने पन्नों पे। तो वो जो ग्रिपिंग, उनका जो पोर्ट्रेयल, वो जो चित्रात्मकता है, वो आप कहाँ पाओगे। और फिर जो उनकी भाषा, वो भाषा केवल वही हिंदी है जो हिंदी पट्टी में प्रयोग हो रही है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये हिंदी, उर्दू, पंजाबी और जो इस क्षेत्र की स्थानीय जुबानें हैं, उनके बीच से निकली है, और हिंदी का बड़ा खास रूप है, बड़ा पावरफुल रूप है। और मैं यहाँ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि भीष्म साहनी ने, जाहिर है कृष्ण बलदेव वैद्य भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, आगे भी आते हैं, यशपाल भी आते हैं, उन लोगों की हिंदी भी फिर उस तरह से होगी, आप लोग और हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन भीष्म साहनी की उपलब्धि मुझे सबसे श्रेष्ठ लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खोजी जा सकती होंगी जब हम उनकी अपनी परंपरा को खोजने की कोशिश करेंगे, खुद भीष्म साहनी को उनकी रचनाओं के बीच से खोजने की कोशिश करेंगे, और आज तक उनको उससे बाहर खोजते रहे। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा कि ये जो सत्र है, ये एक या दूसरी परंपरा में भीष्म साहनी को चिन्हित करने की बजाय इस समझ पे समाप्त हो कि भीष्म साहनी की अपनी परंपरा कौन सी थी जिसके भीतर वो जीते थे और जिसके भीतर उन्होंने अंतिम सांस ली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम में नहीं देख सकता, बार बार टाइम ज़्यादा लिया है जितना मेरे से अपेक्षा थी, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने भीष्म साहनी की उस परंपरा की बात की और उसके बहाने में विभाजन की पूरी परंपरा की बात की, और विभाजन की पीड़ को, विभाजन की शिद्दत को अगर हमने समझना है तो हमें भीष्म साहनी को बार बार पढ़ना होगा। इन बातों की आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे साथ चर्चा की है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम डॉक्टर विनोद तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो भीष्म साहनी के साहित्य, भीष्म साहनी के जीवन, भीष्म साहनी के व्यक्तित्व पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर विनोद तिवारी जी। जी कुलदीप जी, धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले मैं प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आज के दिन भीष्म साहनी को उनके जन्म दिवस पर
एक वार्ता के जरिए इतने सार्थक ढंग से याद करने का आयोजन किया गया। जी सर, थैंक यू। और सुरजीत जी, कुलदीप जी जी और जी सर। सभी साथियों, दरअसल मैं बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि इस माध्यम की अपनी एक सीमा और क्षमता भी है। यह भी मैं जानता हूं कि श्रोता कितनी देर तक यहाँ टिकेंगे और कब छोड़ के भाग जाएंगे। जी सर जी। तो वह अधिक समय न लूंगा मैं। कुछ बातें हैं और मैं बहुत ही किसी साहित्य या उनकी रचना की व्याख्या या विश्लेषण में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आज के तारीख में, जिस समय में हम भीष्म साहनी को याद कर रहे हैं, वह समय कौन सा समय है। और आपको मतलब बताऊं कि मेरा मन उदास है। मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत ही उत्साह के साथ इस परिचर्चा में शामिल होना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो जो महामारी है कोरोना, उसका संकट है ही, साथ ही हमारे आसपास जो चल रहा है, हम सब जिसको देख रहे हैं आज की तारीख में, आज के समय में, क्या भीष्म साहनी होते तो इसको इसी तरह से देखते? क्योंकि मुझे याद है, अगर इजाजत हो तो, जब वो अफ्रो एशियाई लेखक संघ के यात्रा के दौरान वियतनाम की यात्रा पर थे, जी सर, अपनी आत्मकथा आज के अतीत में उन्होंने इसका जिक्र किया है, और मैं उसी से अपनी बात शुरू करूंगा। आज के समय पर टिप्पणी है वह पूरा जो उद्धरण है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वह उद्धरण पूरा पढ़ दूंगा। जी सर, फिर अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। जी सर। यह एक तरह से भीष्म साहनी के आज के उनके जन्मदिन पर उनकी स्मृति का नमन भी होगा, और उनको उनके पूरे योगदान पर एक टिप्पणी भी होगी, और अपने समय और समकालीनता को कैसे वे देख रहे थे उसकी एक शिनाख्त भी हो सकेगी। वे लिखते हैं, इन यात्राओं को बहुत दिन बीत चुके हैं, सोवियत व्यवस्था भूमिसात हो चुकी है, अफ्रो एशियाई लेखक संघ की गतिविधि भी समाप्त हो चुकी है, उनकी जगह भूमंडलीकरण आ गया है। ये ठीक 20वीं सदी के आखिरी दशक का पूरा वाकया है, जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है। अब बड़ी से बड़ी घटना भी टेलीविजन के पर्दे पर आसानी से देखने को मिल जाती है। कुछ साल पहले टेलीविजन के पर्दे पर ही इराक की बमबारी के दृश्य देखता रहा था। उसके कुछ ही अरसा बाद युगोस्लाविया के कोसोवा पर बमबारी देखी। अब कुछ ही दिन पहले अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र को भूमिसात होते देखा। आजकल काबुल की बमबारी देख रहा हूं, सब टेलीविजन के पर्दे पर। अब तो टेलीविजन का बटन दबाने के पहले परिवार का सदस्य पूछ लेता है, क्या देखना चाहते हो, क्रिकेट मैच या अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, कार्यक्रम या काबुल की बमबारी। और हम लोग अपनी अपनी पसंद का प्रोग्राम चुनते हैं। इस भूमंडलीकरण के दौर में हर नागरिक तमाशबीन बनता जा रहा है। शहरों की तबाही का भी, नरसंहार का भी, क्रिकेट मैच का भी। यह जो तमाशबीन बनने की बात जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं भीष्म साहनी, यह आज के समय पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। क्या सचमुच में हम सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से भीड़ में शामिल हो रहे हैं, उस भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं, और उस भीड़ को संचालित करने वाली जो ताकतें हैं, चाहे वह धर्म की, चाहे वह राजनीति की, चाहे वह संप्रदाय की, चाहे वह जाति की, चाहे वह शासन व्यवस्था की, चाहे वह बाजार की, क्या हम लोग उनके भुलावे में और उनकी गिरफ्त में आ रहे हैं? तो मेरा मानना है कि भीष्म साहनी को इस तरह से भी आज याद करने की जरूरत है।
और सहगल जी ने बड़े ही विस्तार के साथ उनके जीवन प्रसंगों को संस्मरणों के सहारे, उनसे अपनी भेंट के सहारे रखा। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जाना है भीष्म साहनी के साहित्य और उनके अपने लेखन से, तो भीष्म साहनी का निर्माण जिस दौर में होता है वह उनके ऊपर और उनके वातावरण के साथ देखें हम तो आर्य समाजी संस्कार और वातावरण जो उनके पिता से उनको मिला था और गांधीवादी मन और प्रभाव जो उस समय की राजनीति में था और उनके पूरे लेखन और सामाजिक दृष्टि और विश्व दृष्टि में मार्क्सवादी विचारधारा, इन तीनों का एक मेल हम देखते हैं उनके व्यक्तित्व में। एक जो उनके अपनी आत्मकथा में उन्होंने उल्लेख किया है, एक वाक्य आता है जिसकी ओर इशारा भी किया था सहगल जी ने, सादापन जीवन है, सजावट मृत्यु। अब यह जो सादापन है वह देखा जाना चाहिए कि क्या उनके पूरे साहित्य में भी है, उनके व्यक्तित्व में तो दिखता है, लेकिन इस सादेपन का यह कतई अर्थ नहीं है कि अपने व्यक्तित्व में वह निश्चित ही बहुत ही सरल और सहज थे, लेकिन कुछ गलतियों को, कुछ अनुचित को वह चुपचाप सह करके निकल जाते थे, ऐसा भी नहीं है। दो एक प्रसंग मैं लेना चाहता हूं। आजादी के बाद का प्रसंग है और कम्युनिस्ट पार्टी के अपने नीति में बदलाव होता है। उसके साथ ही साथ इप्टा जिससे बहुत गहरा जुड़ाव था, जिसका जिक्र नहीं ही हुआ एक तरह से, तो इप्टा से जो भीष्म साहनी का जुड़ाव था, आजादी के बाद इप्टा की भी नीतियों में थोड़े बहुत बदलाव हुए। जब कांग्रेस की सरकार बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो इप्टा की कुछ ऐसी चीजें थी जो इप्टा से पहले से जुड़े हुए लोग थे। जैसे एक नाम मैं लूंगा और वह नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका उल्लेख किया है भीष्म साहनी ने कि कैसे कुछ कार्यकर्ता हाशिए पर या उपेक्षित किए जाने लगे, जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम लिया है भीष्म साहनी ने और विस्तार से उस पर लिखा है कि दरअसल जो ख्वाजा अहमद अब्बास या उन जैसे लोगों को उपेक्षित या हाशिए पर डाला गया वह उसे गलत मानते थे। इसी तरह से उनके व्यक्तित्व का एक और जिसकी दृढ़ता हम कहें कि मंटो की कहानियों को लेकर के जो आलोचनाएं हुई, खास करके जो वेश्या जीवन पर कहानियां मंटो ने लिखी हैं, तो नाम लेकर के उन्होंने लिखा है कि अली सरदार जाफरी का जो उल्लेख मिलता है और अली सरदार जाफरी ने यह लिखा है कि मंटो के यहाँ जो वेश्याएं हैं उनके जीवन का जो चित्रण है वह वेश्याएं एक प्रतिरोध दर्ज क्यों नहीं करती। तो इस पर जो जवाब है, जो लेखन है भीष्म साहनी का, वह देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। वह लिखते हैं, एक बहस में अली सरदार जाफरी ने सादत हसन मंटो की कृतियों की चर्चा करते हुए इस आशय की टिप्पणी की थी कि जहां मंटो ने वेश्याओं के जीवन को अपने लेखन के केंद्र में रखा, बड़ी मुबारक बात थी, पर उनके अफसानों को शोषित, पीड़ित वेश्या विद्रोह क्यों नहीं करती, अपने शोषण करने वालों को नोच क्यों नहीं खाती। इसी आशय की टिप्पणी मैंने एक जगह पढ़ी थी। अब वो उत्तर देते हैं कि वेश्या विद्रोह क्यों नहीं करती, इसका फैसला लेखक की विचारधारा नहीं करेगी। इसका फैसला कहानी में वेश्या के स्वभाव, चरित्र, उसकी मानसिकता और कथानक में घटना चक्र के स्वाभाविक विकास आदि पर निर्भर करेगा। विचारधारा की मांग यह है कि वह विद्रोह करे, इसलिए उसे विद्रोह करना चाहिए, इतना कह देने से तो बात नहीं बनती। ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि जब हम एक लेखक या साहित्यकार के बहाने उसकी
रचनात्मकता के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो भीष्म साहनी दरअसल जिस परंपरा में आते हैं जिसका उल्लेख किया गया, और निश्चित ही वह एक मार्क्सवादी विचारधारा और यथार्थवादी परंपरा के कथाकार हैं और अपनी भाषा की सादगी और रूप की जो रचना न करते हुए भी सहजता जो है, क्योंकि भाषा और रूप में कहीं आडंबर नहीं पैदा करते हैं भीष्म साहनी, एकदम सादा और सहज भाषा है, ठीक प्रेमचंद की तरह से। इसलिए जब हम परंपरा की बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की परंपरा उसके बाद बनती है। भीष्म साहनी की भी एक परंपरा है, लेकिन भीष्म साहनी जिस परंपरा में आते हैं उस सादगी की जो पुरकारी है, जो सहजता है भाषा में, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी रहस्य लोक रचे हुए, वह प्रेमचंद की ही परंपरा है। तो इस लिहाज से भी हमें देखना है कि प्रेमचंद की परंपरा में रहते हुए भी उससे भिन्न कहाँ होते हैं यशपाल, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद के बाद यशपाल, भीष्म साहनी, यह परंपरा गिनाई जाती है अमरकांत आदि के द्वारा। भीष्म साहनी ने अपने पूरे ही जो उनका रचनात्मक लेखन है, बहुत विस्तार से उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कुछ कुछ उदाहरण लूंगा। तो स्वाभाविक है कि जिस समकालीनता की हम बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से सांप्रदायिकता, धर्म, राष्ट्रवाद और जो नागरिक स्वतंत्रता, उसके अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, एक सृजनात्मकता या कलाकार के ऊपर जो बंदिशें, इन सबके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भीष्म साहनी क्या इन जगहों पर पहुंचते हैं और क्या वो हमारे लिए आज इस तरह से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। कुछ कुछ इशारों में, कुछ कुछ प्रसंगों के सहारे मैं वहां आने की कोशिश करूंगा। जैसे जो उनका सर्वाधिक चर्चित और जिसके नाते उनकी एक पहचान है और जिस पर उनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, तमस। और मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता को एक परियोजना के तहत, जिस तरह से द्विराष्ट्र सिद्धांत की एक परियोजना के तहत सांप्रदायिकता को राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ बढ़ावा दिया गया, उसको भारत पाक विभाजन में लागू किया गया, उसकी एक जबरदस्त क्रिटिक तमस है। और इस लिहाज से उस पर उसको देखा भी गया है, उस पर खूब बातचीत भी हुई है। दरअसल तमस जिसकी ओर कहा उन्होंने, सहगल जी ने, कि उनके कथा भाषा में चित्रात्मकता है, ये बहुत ही उचित और सही बात है। कोई भी कथा भाषा या कोई भी उपन्यासकार, कथाकार जिस यथास्थिति को या जिस प्रसंग को या जिस वास्तविकता को रचता है, वह किस तरह के दृश्यांकन में आएगा, इसको देखे जाने की जरूरत है। और तमस निश्चित तौर पर अपनी दृश्यात्मकता में, जिसको हम कहते हैं कि जो चाक्षुष यथार्थ है या आंखों देखी यथार्थ जिसको हम कहते हैं, वह कैसे एक औपन्यासिक शिल्प में चित्रों के साथ उपस्थित होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष है तमस का। कुछ प्रसंगों का जिक्र किया उन्होंने। अगर आप तमस को देखें तो कुछ ऐसे प्रसंग, जैसे अभिनय की बात आई, तो हम सब जानते हैं कि गोविंद निहलानी ने जब इस पर टीवी फिल्म बनाई तो वह विवादित भी हुआ। आज उसके स्क्रीनिंग की भी को लेकर के विवाद होता है, उसके पूरे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। जो त्रिलोक सिंह का कैरेक्टर है उसमें, और हम सब जानते हैं कि वह कैरेक्टर खुद भीष्म साहनी ने ही निभाया, उसमें अलग से उसको चिन्हित करने की जरूरत नहीं। जो मर्म उद्घाटन होता है,
और खास करके जो सांप्रदायिक दंगे हैं, कोई भी रचनाकार, कोई भी लेखक दृश्यों के निर्माण के साथ साथ चरित्र की मन स्थितियों को कैसे रखता है, अगर वह उसको रखना नहीं जानता है, उन मन स्थितियों और मार्मिक प्रसंगों का उद्घाटन करना नहीं जानता है, तो शायद वह मर्म केवल एक वर्णन भर रह जाते हैं, चित्र नहीं बन पाते। और यह बखूबी भीष्म साहनी करते हैं। वह प्रसंग जो है, त्रिलोक सिंह जब अपनी बात रख रहा होता है, वह सुनने लायक है। और उसके बाद कि वह कैसे दरअसल अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने के बाद की जो बर्बादी है, वह नीम पागल हो चुका है, और उस नीम पागल की हालत में वह फूली हुई लाशों की ओर इशारा कर रहा है। वह है जी मेरी घरवाली, वीर जी, वह देखते हो ना, उसकी कलाई पर सोने का गोखड़ू है, वह गोखड़ू निकलवा दो वीर जी, वह तो चली गई, उसके किस काम का, वह बनवा कर उसे पहनाया था वीर जी, वह मेरी चीज है। लाशें फूल कर कुएं के ऊपर तक आ गई हैं, उन पर सफेद पाउडर छिड़का जा रहा है। पाउडर छिड़क दिए जाने पर लाशें, उनके अंग एक दूसरे में उलझे अब लाश नहीं संगमरमर की मूर्तियों सी नजर आने लगी। कुएं के आसपास अनेक सरदार हाथ बाढ़े खड़े हैं। ये उन औरतों और बच्चों के सगे संबंधी हैं। किसी किसी वक्त कोई सरदार हफक उठता है, पर फिर अपने उदन को दबाने, संयत रहने की चेष्टा करते हुए सिर झुकाए गुरबाणी के शब्द गुदगुदाने लगता है, और उसकी आंखें कुएं पर से हट नहीं पाती। वह औरत जी जिसकी टांगों में बच्चे की लाश फंसी पड़ी है, वह मेरी घरवाली है जी, और वह मेरा बेटा हरनाम है जी, मेरा बेटा। और वह फिर से फफक उठता है। अब इस तरह के कई प्रसंग, कई चित्र हैं कि कैसे दरअसल दृश्यों को, चित्रों को, प्रसंगों को एक मर्म के साथ हम प्रस्तुत करें। तमस भारत पाक विभाजन का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत पाक विभाजन पर और भी कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं। हम सब जानते हैं कि उदास नस्लें पाकिस्तान में, उसके बाद आधा गांव, झूठा सच, कृष्ण बलदेव बैद का गुजरा हुआ जमाना, ये आग का दरिया, ये सारे उपन्यास हैं हिंदी में। तमस इसलिए अलग से पहचाना जाता है कि अपनी जो वह कहन की और मर्म के उद्घाटन की जो क्षमता उसके साथ है, और खास करके जिस सांप्रदायिकता को एक राष्ट्रवादी परियोजना के तहत, उसकी राजनीति के तहत शुरू से विकसित किया गया, भीष्म साहनी उस राजनीति को पकड़ते हैं और उसको बहुत ही सलीके से पेश करते हैं। अब हम सांप्रदायिकता के ही इस पूरे प्रसंग को, एक कहानी का जिक्र आया, जिक्र भर ही आया, अमृतसर आ गया है। मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। दरअसल आज के प्रतीकों में उसको समझने की जरूरत है। जो बाबू का चरित्र है, क्या आज बाबू एक है? आज बाबू जैसे अनेकों चरित्र हमारे बीच हैं, जो सरिया डंडा लेकर के कहीं भी आपको दिख जाएंगे। और अमृतसर स्टेशन अब एक अमृतसर स्टेशन नहीं है, उस तरह के देश में न जाने कितने स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गए हैं। तो देखा जाना यह है कि कोई भी कहानी या कोई भी साहित्य या कोई भी रचना हमारे अपने समय में किस तरह से अपने पाठ को प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि जब तक समकालीनता से उसका कोई रिश्ता नहीं स्थापित होगा, तब तक वह रचना अप्रासंगिक हो जाती है। ठीक उसी तरह एक जो मुझे उनकी सबसे अच्छी कहानी लगती है, जिसका जिक्र कम होता है, वो उनके दूसरे ढंग की कहानी है, जिस पर मैंने कहा कि दरअसल सांप्रदायिकता की परियोजना के साथ साथ जो सृजनात्मकता और कलात्मकता पर जो तानाशाही का, शासन सत्ता का एक पूरा प्रतिबंध होता है, उसको कैसे अपने समय में देख रहे थे। उसके 2-3 पार्ट हैं जिन पर एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा वक्त लूंगा। एक कहानी है वांगचू।
और जिसकी ओर जिक्र किया गया कि अपने नाटकों में दरअसल अतीत के ही विषय लेते हैं भीष्म साहनी। यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि उनका एक दूसरा नाटक है मुआवजे, जो 1984 के सिख विरोधी दंगे पर लिखा गया है। तो निश्चित ही अतीत में जाते हैं, लेकिन अब समकालीनता से अपनी नजर नहीं हटाते हैं और समकालीन विषय, समकालीन राजनीति, समाज के बीच जो मनुष्य और मनुष्य के बीच जो विद्वेष है, घृणा है, नफरत है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वांगचू दरअसल एक ऐसे चरित्र की कहानी है जिसको आज हम कह रहे हैं ना कि शत्रु देश के होने के नाते हर व्यक्ति की शिनाख्त एक ऐसे शत्रु की तरह होने लगी है, जिसको ढूंढ ढूंढ करके, पूछ पूछ करके हम मारते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं। वांगचू चीन का एक अध्ययन करने के लिए शोधार्थी होकर के भारत आता है और सारनाथ में रुकता है। शुरू में बहुत ही 2 लाइनों में उसका जो वर्णन करते हैं वह जानबूझ करके करते हैं भीष्म साहनी, कि श्रीनगर में नेहरू आए हुए हैं, तो कथावाचक यह कहता है कि चलो चलते हैं देखने, लेकिन वांगचू को इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आजादी के थोड़ा पहले का वक्त है। उसके बाद, आजादी के बाद यह होता है कि जब वो पूछते हैं कि तुम्हारी राजनीतिक दृष्टि क्या है, तुम राजनीति को कैसे समझते हो, इसमें भी उसकी कोई रुचि नहीं है। फिर वो पूछा जाता है कि तुम्हारे अपने देश के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, इसमें भी उसकी कोई रुचि नहीं है। तो जो व्यक्ति सीधे सीधे न राजनीति में रुचि रखता है, न अपने देश की किसी विदेश नीति या राजनीति में रुचि रखता है, उसका एक ही ध्येय है कि वो संग्रहालयों में, किताबों में, पुस्तकालयों में घूमता है, भटकता है और शोध करना चाहता है। इसी बीच वह लौट करके अपने देश जाता है और 2 साल रह करके फिर लौटता है। लौटने के बाद की जो स्थिति है वो बदलती है और जो भारत चीन युद्ध का जो पूरा एक मंजर है, उसके साथ जो उसकी शिनाख्त शुरू होती है और पुलिसिया तंत्र के द्वारा जिस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसका जो पूरा शोध अध्ययन का जो वो बक्सा है, ट्रंक जिसको कहा है भीष्म साहनी ने, जिसमें वो लगभग 20 सालों के अध्ययन और शोध की चीजें हैं, जिसको हम विचार कहते हैं, जिसको हम दर्शन कहते हैं, जिसको हम चिंतन कहते हैं। दरअसल उस पर कैसे यह जो शासन तंत्र है, यह जो पुलिस तंत्र है, वह कैसे उसको बर्बाद करता है, उसको नष्ट करता है, उसका उदाहरण है। वांगचू से लगातार पूछ होती है, उसका रिश्ता चीन से जोड़ करके देखा जाता है कि तुम चीन क्यों गए थे, फिर वापस क्यों आए हो, और जिस तरह से उसके साथ होता है, घटित होता है। अंततः उसका जो ट्रंक है वो जब्त कर लिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि उसके 20 वर्षों के जो शोध और दर्शन और चिंतन का जो पूरा इकट्ठा की हुई सामग्री थी, वह क्यों न उसे मिल सके। और वो कथावाचक से सिफारिश करता है, उसके ढेर सारे प्रसंग हैं, लेकिन अंततः वो जब निर्दोष पाया जाता है और उसे वापस किया जाता है उसका ट्रंक, तो उसमें बहुत सारी चीजें तितर बितर हो चुकी हैं, 2/3 चीजें बची हुई हैं, उस पर जो उसने नोट्स लिए हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। तो मेरा यह कहने का यह है कि उसको उसका सदमा लगता है और वह एक तरह से धीरे धीरे उसमें घुलते मिटते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको आप अपने समकालीन पाठ के बतौर देखें कि एक अध्ययन, एक मननशील, एक चिंतन, या उस अनुशासन में या उसके तहत जिसको सहगल जी ने कहा कि काशीनाथ सिंह के उपन्यास अपना मोर्चा का, कि मेरा मोर्चा यही है। मेरा सवाल है कि इस मोर्चे पर क्या आज जिस तरह से इस मोर्चे को लेकर के प्रचक्ता, जिस तरह से इस मोर्चे को लेकर के संदेह, और जिस तरह से इस मोर्चे को लेकर के एक प्रतिबंध की बात की जा रही है, वह मोर्चा क्या सचमुच में अब इतना आसान रह गया है?
भीष्म साहनी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए। जो हानूश नाटक है जिसका जिक्र उन्होंने किया, वह भी एक इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। हानूश जिस तरह से, जिस ढंग से अपने सृजनात्मकता को, अपने विचार को, अपनी रचनात्मकता को, अपने संघर्ष को और घड़ी के रूप में अपनी उपलब्धि को पाता है, लेकिन होता क्या है उसके साथ? उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो आजादी है, उसकी जो सृजन धर्मिता है, उसके विचारने की जो क्षमता है, उसकी जो सोच है, उन सबका प्रतिफल उसे क्या मिलता है? और निश्चित ही वह, जिसको कहा गया कि वह एक अंधा कर दिया जाता है। इसमें कौन से लोग शामिल हैं यह भी देखा जाना चाहिए कि धर्म, पूंजी और शासन सत्ता, तीनों का गठजोड़ वहां मिलता है उस हानूश नाटक में। गिरजाघर का पादरी है, व्यापारी है और साथ ही जो राजा है। तो यह जो धर्म, पूंजी और सत्ता या शासन व्यवस्था का जो गठजोड़ है, वह किसी कलाकार को, किसी सृजनधर्मी को, किसी रचनाकार को किस तरह से देखता है और किस तरह से सोचता है, इस पर भी बात होनी चाहिए आज जब भीष्म साहनी के याद करने की बात। अब कुलदीप जी बता देंगे मुझे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए तो इसलिए जब घड़ी बंद होने की स्थिति आती है, लेकिन वह आशावादी है भीष्म साहनी की ही तरह से या हम सबकी ही तरह से, क्योंकि यह निराश होकर के, उदास होकर के, हताश होकर के, हार मान करके सब कुछ हम छोड़ दें, तो यह भी दरअसल तरक्की पसंद तहरीक की एक जरूरत नहीं है। मतलब उससे आगे हम उसको ले जाने की जरूरत महसूस करते हैं। तो वह जो हानूश नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है, वह सोचता है कि इस घड़ी को मैं बंद नहीं होने दूंगा। यह एक रूपक है। क्या बात है। और वह घड़ी आज भी टिक 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 चल रही है। तो वो कहता है, जैकब और एमिले के सहायता से वह घड़ी चलने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे अब अफसोस नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अब घड़ी बंद नहीं होगी, अब घड़ी चलती रहेगी। तो यह जो घड़ी के रूपक के सहारे हम इसको, जिस समय को, जिस समकालीनता को या जिस प्रसंग को ले रहे हैं आज भीष्म साहनी के बहाने, वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम एक नाजुक समय में चल रहे हैं, नाजुक समय में जी रहे हैं, और इतना आसान समय नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा या अन्य दूसरे जो इस तरह के प्रगतिशील चेतना के संगठन हैं, उन सबकी भूमिका, उन सबकी कार्यवाहियां, उन सबकी योजनाएं और समाज के साथ उन सबके रिश्ते को एक बार नए सिरे से पुनः पाने और खोजने की जरूरत है। क्योंकि मुझे याद है कि लिखा है, जब प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव बने भीष्म साहनी 1975 में, तो उन्होंने जो प्रगतिशील लेखक संघ के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी कि कैसे हम नगरों, कस्बों, गांवों तक जा करके लोगों से मिलें, उनके प्रबोधन की, उनके अंदर तार्किकता की, उनके अंदर प्रगतिशील चेतना की भावनाएं भरें। क्या मेरा सवाल है अपने से भी, क्योंकि मैं खुद अपने से भी वह सवाल कर रहा हूं और सबसे भी, कि ऐसी जो योजना थी वह बाद में भी कितनी लागू हुई और आज हम कहाँ हैं, कैसे हैं और किस तरह से हम अपनी पहुंच, अपनी साझेदारी और अपनी जो यह बातचीत का जरिया है, वह कैसे उन लोगों से जाकर के पुनः जुड़ें। इप्टा निस्तेज हुई है। जो इप्टा का
उन्वान था उस दौर में, और जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के लिए इप्टा का गठन हुआ था, जिस लहर के साथ, जिस सांस्कृतिक आंदोलन के साथ, क्या इप्टा आज वह अपना काम कर रही है? यह प्रश्न आरोप के बतौर नहीं है, यह प्रश्न आत्मालोचन के लिए भी है, खास करके एक ऐसे समय में जब पूरी तरह से एक नए ढंग के सांस्कृतिक माहौल को निर्मित किया जा रहा है, एक नए ढंग के सांस्कृतिक मिथक को रचा जा रहा है। मिथकों, प्रतीकों, दृष्टांतों के सहारे हमारी संस्कृति को, जिसको हम हमारी संस्कृति कह रहे हैं, उसमें एक बृहत्तर भारतीयता का संदर्भ शामिल है। वह केवल हिंदू संस्कृति नहीं है, उसका वितान, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, और इस लिहाज से जब हम देखेंगे तो भारतीयता का वितान भी बहुत बड़ा है। वह किसी एक धर्म, किसी एक राष्ट्र के भीतर सीमित होने वाली चीज नहीं है। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं, और उन बातों का सिरा भी बहुत लंबा जा सकता है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, अपील है कि भीष्म साहनी या इन जैसे कथाकारों को, रचनाकारों को जब हम अपने समय में याद कर रहे हैं, तो उनके याद करने का सबब क्या होना चाहिए और उससे हमारी मुराद क्या है। आपने मुझे अवसर दिया, थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी बातें मैं रख सका, उसमें कोई तारतम्य हो सकता है कि खोजने पर मिल जाए, उसके कुछ संकेत मिल जाएं। इसके लिए मैं प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब और उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कमाल की बातें की हैं हमारे साथ। खासतौर पर भीष्म साहनी की विचारधारा, उनकी रचनाओं की आज के दौर में जो प्रासंगिकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद की बात हो, चाहे भीष्म साहनी की बात हो, चाहे शादत हसन मंटो की बात हो, ये जरूरत है आज के दौर की कि हम उनकी रचनाओं को आज के प्रसंग में जरूर देखें कि आज उनकी क्या प्रासंगिकता बनती है और हमारी क्या भूमिका बनती है। खासतौर पर आपने प्रगतिशील लेख संघ और इप्टा की जो भूमिका की बात की है, जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कीमती पर्दे लपेट दो और लोगों में जाकर लोगों की भाषा में और लोगों के साथ रंगमंच करो, नाटक करो, साहित्य रचो, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस जरूरत है उसको दोबारा अपनाने की और उन लोगों तक पहुंच करने की। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत बातें हमारे साथ की। दोनों हमारे आज के जो वक्ता हैं, डॉक्टर सत्यपाल सहगल जी और डॉक्टर विनोद तिवारी जी, इन्होंने अपनी अपनी तरफ से भीष्म साहनी के संदर्भ में पूरे देश की वर्तमान स्थिति और उसमें लेखक की जो भूमिका बनती है उसको चिह्नित करने का प्रयास किया है, और यही बात होनी चाहिए थी। हम अगली परिचर्चाओं में भी इसी बात पर जोर देंगे कि हमारी क्या भूमिका बनती है उनके प्रसंग में, हमें आज की परिस्थितियों को उन लेखों के प्रसंग से कैसे समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दौर का। मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह जी से दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि वो आज की इन दो हमारे जो महत्वपूर्ण स्पीकर हैं इनकी बातों को कंक्लूड करेंगे, इनका धन्यवाद भी करेंगे। मेरे ख्याल में सुरजीत जज जी शायद एक दो बार आए थे, पर बीच में शायद उनका कनेक्शन वीक होने की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं सके। डॉक्टर सुखदेव सिंह जी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा। कुलदीप जी, मैं ये चाहता हूं कि अगर कुछ साथी कोई और टिप्पणी करना चाहें, प्रश्न हो, तो उन साथियों को मौका दें हम पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोई भी साथी कोई भी प्रश्न करना चाहता है या कोई सप्लीमेंट करना चाहता है, कोई पूरक टिप्पणी करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। क्या मैं कह सकता हूं अपनी बात? हाँ जरूर जरूर सर, वेलकम जी। मेरा नाम ललन बघेल है और मैं सहगल साहब का पड़ोसी हूँ, और आप दोनों को सुनने के बाद भीष्म साहनी को मुझे भी 97 और 98 में एक बार सुनने का मौका मिला और उनके साथ चाय पीने का, तो मैं ये लोभ संवरण अपने अंदर रख नहीं पाया, मुझे लगा कि मुझे भी साझा करना चाहिए। जी। और आप लोगों ने तो उनके लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से उनकी जो राजनीतिक समझ है उसको देखने की कोशिश किया। मुझे वो अव्वल दर्जे के एक फिलोसोफर भी लगते थे। मैं अपनी बात इस तरह से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत चुपचाप रहते हुए
बहुत सूत्रवत तरीके से, जैसे कि पश्चिम में बहुत सी विधाएं हैं तो उनमें एक विटगेन्स्टाइन है, तो वो उस कौतूहल को पाठक के अंदर जगाते थे उन सूत्रों के माध्यम से। अब वो उत्सुकता में समकालीनता को तो रचते ही रचते थे, साथ में लगातार, जैसे आपने कहा कि केवल वर्णन नहीं करते थे, हर पाठक, हर जो दर्शक है उनके उस नाटकों को जब देखता था तो डूब जाता था। उनके बीच में एक क्या कहूं, जो एक गैप होता था वो गैप खत्म कर देते थे। तो शायद वो उस तरह के हमारे चिंतकों में थे, विचारकों में थे, लिटरेचर के साथ साथ। और जो एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जैसे आप दोनों ने रेखांकित किया कि वो बहुत सहजता के साथ अपनी बात रखते थे। और एक बार सहगल साहब पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें लिटरेचर एक सीरीज राजीव लोचन करवाते थे, उस सीरीज के तहत उनको भी बुलाया था, तब भी वो बच्चों के सवालों को उतनी ही सहजता के साथ जवाब देते थे। मैं उन दिनों विद्यार्थी था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो एक तरह से भीष्म साहनी अगर आज होते, ये सब कुछ देख रहे होते, तो कैसे रचनाकार होते। ऐसा नहीं है कि अब रचनाएं नहीं हो रही हैं, पर वो सहजता नहीं है, वो मुहावरा नहीं है, और कहीं ना कहीं उस मुहावरे को और उस सहजता को हम उसकी कमी महसूस करते हैं, निश्चित रूप से उसकी चिंतन में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और कोई दोस्त अपनी बात करना चाहता है या कोई प्रश्न करना चाहता है? कोई भी साथी कहीं से भी इन दोनों हमारे जो वक्ता हैं इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कोई अपनी बात करके इसको सप्लीमेंट करना चाहता है तो प्लीज उसका स्वागत है। लिखित में भी प्रश्न मंगवा सकते हैं अगर किसी। हाँ जी 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 जी। कुछ टिप्पणियां हैं, अगर उसमें कोई प्रश्न होगा तो सर मैं आपको बाद में भेज दूंगा। वैसे इसमें कुछ सवाल नहीं, कुछ लोगों ने टिप्पणी की हैं, बहुत अच्छी टिप्पणी की हैं। वैसे मेरे ख्याल में कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं फिर डॉक्टर सुखदेव सिंह जी से इससे पहले कि आप मुझे बुलाएं, डॉक्टर सर जी से कहिए कि डॉक्टर सरबजीत सिंह की बात कहें। हाँ, डॉक्टर सरबजीत सिंह, उनकी शायद आवाज की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर सरबजीत सिंह सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी। हेलो मित्रों, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जरूर जी, आ रही है सर। सुन पा रहे हैं? मैं बिमल शर्मा बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी स्वागत है सर। सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब का धन्यवाद। आज के समय में भीष्म साहनी को याद करते हुए मैं भी अपनी बात साझा करूंगा। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला है इप्टा के फंक्शंस में। संभवतः ये बात मैं कर रहा हूँ आगरा की, जब मैं उन दिनों एशियन पेंट्स के लिए आगरा में मौजूद था। वो इन बातों को लेके वाकई चिंतित थे। जो हम डिस्कशन, डिबेट या जो भी हमारे किंतु परंतु होते हैं वो रूम तक या शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उसके ऊपर लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए गांव, ब्लॉक और तहसील तक जाना चाहिए। ये बड़ा अहम मुद्दा है जिस बात के ऊपर आज भी इस पूरी चर्चा में बातचीत हुई है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम जरूर संजीदगी सोचें। ये केवल क्रिटिसिज्म के एंगल से नहीं है, आगे की लर्निंग को निकालने के लिए मैं सुखदेव जी, सरबजीत और पंजाब की पूरी टीम से ये उम्मीद करूंगा कि प्रगतिशील लेखक संघ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कलकत्ता से, कि आप शुरुआत करें। आप पंजाब से तो भी किसी को करनी ही होगी, हम आपको फॉलो करेंगे। हाँ, मैं पंजाब से भी हूँ और संभवतः चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, तो वो भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप हाँ जी जी बिल्कुल सही, तो आप इसके ऊपर जरा गौर करें और हमको ऐसा एक्शनेबल एक्शन करना होगा जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो। उसमें जो भी योगदान हो पाएगा हम सब लोग कलेक्टिवली करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल में डॉक्टर सरबजीत सिंह शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अब। डॉक्टर सुखदेव सिंह सर जी। दोस्तों, मैं एक तो भीष्म साहनी जी की कुछ यादें मेरे पास है, वो मैं साझा करना चाहता हूँ। 1982 में जयपुर में जब प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ तो तब प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे। उस सम्मेलन में अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अचानक हमारे उद्घाटनी सत्र में आ गए थे। तो उनके आने को लेके जो हमारे वहां के राजस्थान के महासचिव थे वेदव्यास जी, उनके आने को लेके कुछ लोग बहुत बिगड़े
के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया गया। प्रगतिशील लेखन जिन लोगों के खिलाफ हमने करना है, उस शख्स को इस समागम के उद्घाटन स्थल में न्योता किसने दिया। तो जो बहुत तीखा विरोध करने वाले लोग थे वो राजस्थान थे, मोहन डागा था और बाबा नागार्जुन और अमृत राय। बाबा नागार्जुन तो बहुत, आपको पता है कि बाबा नागार्जुन तो बहुत ही, जो उनकी जो मुद्रा थी बहुत ही आक्रोश वाली होती थी। तो उस सारे सम्मेलन में मैंने देखा कि इतने शांत रहे। जब वो वहां हल्ला गुल्ला हुआ तो भीष्म जी बहुत शांत रहे और 2 दिन उस बात को लेके चर्चा पर चर्चा होती रही। लेकिन दूसरे दिन कुछ लोगों ने एक विशेष स्तर करने के लिए कहा कि इस बात को लेके हम चर्चा करना चाहते हैं। तो भीष्म जी का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ही कमाल का था। बहुत धैर्य से उन्होंने सारी बात को स्पष्ट किया कि हम यहाँ लोगों को एक साथ रखने के लिए आए हैं, लेखकों को इकट्ठा रखने के लिए आए हैं। हम जहाँ झगड़ा और इस किस्म का जो विरोध एक दूसरे का कर रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ नहीं इकट्ठा हुए। दूसरी उनकी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन दिनों 82 की बात कर रहा हूँ, तब हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के लेखक आज जैसे नहीं थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लेखक ये चाहता है कि मुझे रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जो अगर मैं किसी समागम में जाऊं। तो तब हम लोग, मैं उसमें शामिल था, बहुत बड़े लोग उस सम्मेलन में शामिल थे। राजस्थान की एक छोटी सी धर्मशाला, बापू बाजार की धर्मशाला, बहुत ही देसी सी धर्मशाला थी, जिसमें रहने वाले लोग कौन थे? कैफी आजमी थे, डॉक्टर नामवर सिंह थे, बाबा नागार्जुन थे, गुलाम रबानी ताबा थे और उसमें त्रिलोचन शास्त्री जी भी थे और भी बहुत बड़े नाम है, खगेंद्र ठाकर थे। तो सभी लोग एक उस धर्मशाला में सो रहे थे जहां नीचे दरियां बिछी हुई थी। तो वो वहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनको कहा गया कि आप जो फंक्शन हो रहा है वहां नजदीक रह लें, रुक जाए, तो वो नहीं रुके वहां। तो एक एक लेखक के पास वो जाते थे, बहुत धैर्य से उसकी बात सुनते थे। एक तो मुझे उनकी ये याद आ रही थी। दूसरी बात जो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उनके लिटरेचर को लेके, उनके कथा साहित्य को लेके, उनके नाटकों को लेके बहुत सी बातें की गई है, बहुत कुछ लिखा भी गया उनके बारे में। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो आलोचना ने एक छोटा सा राइटअप छापा था विद्यासागर नौटियाल का। तो नौटियाल ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है उनकी एक कहानी को लेकर। उनकी आखिरी, शायद वो आखिरी कहानी है जो कलमनी में छपी है। 2003 में उनकी मृत्यु होती है और जुलाई में उनकी मृत्यु होती है। शायद वो कहानी अप्रैल जून के इशू में छपी हुई है कलमनी में। कहानी का नाम है बोलते लिहाफ। उस कहानी की इतनी खूबसूरत व्याख्या की है विद्यासागर नौटियाल ने कि उस कहानी में 2 बच्चे हैं, वो बहुत ही ज्यादा ठंड का माहौल है, वो ठिठुरते हैं, लेकिन उनका जो लिहाफ है, उनकी जो रजाई जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, छीन ली जाती है क्योंकि वो नीलाम हो जाती है। तो विद्यासागर नौटियाल लिखते हैं कि ये 2 बच्चे और कुछ नहीं, ये 2 बच्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हैं, आजादी के नाम से जिनसे उनका लिहाफ छीन दिया गया। और आज तक वो बच्चे, आज तक वो दोनों राष्ट्र ठिठुरते हुए बच्चों की तरह उनकी स्थिति बनी हुई है। और भी उनकी बहुत सी कहानियों की चर्चा हम कर सकते हैं। चीफ की दावत का जिक्र कम हुआ आज की चर्चा में। मैं समझता हूँ कि उनकी जो बहुत ही मार्मिक कहानी है उनमें से एक है। लेकिन भीष्म साहनी समय की नजाकत को देखते हुए लिखते रहे हैं। जब 84 में दिल्ली में दंगे हुए, सिखों का नरसंहार हुआ, तो उनकी एक कहानी आरसी ने छापी थी। तब वो नवंबर में दंगे हुए थे। मुझे याद है कि वो कहानी उनकी जनवरी के आरसी में छपी थी 1985 में। कहानी का नाम है सरदार जी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। उस कहानी में ये जिक्र है कि शहर में कर्फ्यू लग जाता है, बच्चे तड़पते हैं दूध के लिए। तब इतने में एक सरदार जी गाड़ी लेके आते हैं दूध वाली कंपनी की, सभी को दूध देके जाते हैं। तो जब हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ एक खास किस्म की नफरत फैलाई जा रही थी,
तब उन्होंने एक ऐसा करैक्टर पेश किया कि सिखों का हिंदुस्तान के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। आज सिखों को जरूरत है, आज हमारे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भी इस क्रांति की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर भीष्म साहनी होते तो वो जो हमारा इस्लामी अकीदे वाला भाईचारा है, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता, तो मैं महसूस करता हूँ कि वो हमारे मुसलमान भाइयों को के किसी करैक्टर को लेकर ऐसी ही कहानी लगती है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन समय के अभाव में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लेखक का एक मोर्चा होता है। जिस मोर्चे की बात काशीनाथ ने की, जिस मोर्चे की बात हम सभी करते हैं, और जिस मोर्चे का प्रमाण दिया है आज हमारे दोनों टिप्पणीकारों ने, डॉक्टर सत्यापाल सहगल ने और डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने, तो आज के दिन लेखक का मोर्चा होना चाहिए। उस मोर्चे की अहमियत को उन्होंने पहचाना भी है और ये प्रमाण भी दिया कि ये हमारे दोनों जो साथी हैं उसी मोर्चे पे डटे हुए हैं, जो हिंदुस्तान की साझा संस्कृति का मोर्चा है, जो हिंदुस्तान में एक भाषा, एक धर्म और एक राष्ट्र की बात की का समर्थन करने वाला नहीं है। आज का जो हमारा लेखन है वो जो हिंदुस्तान की रंगारंग अजमत है, जो हिंदुस्तान का बहुवादी सभ्याचार है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो प्लूरल संस्कृति है, जो हमारी वंशवंता की संस्कृति है, जो हमारी सहहोंद की संस्कृति है, और जो हमारी अपनी बात निसंकोच होकर कहने की संस्कृति है, इन उस संस्कृति की जो मैं समझता हूँ उस मोर्चे पे हमारे ये दोनों साथी डटे रहे हैं। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। के बहुत से बिंदु ऐसे थे, दोनों वक्ताओं के प्रवचन में बहुत से ऐसे बिंदु थे जिनको देखते हुए हम भीष्म साहनी को आज के कॉन्टेक्स्ट में और भी बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं प्रगतिशील लेखक संघ और इंडिया की तरफ से और पंजाब की, क्योंकि हमारे साथी आज जुड़ नहीं पाए, तो उनकी तरफ से मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और वो रूह जो फूकी थी हमारे बड़े लेखकों ने कविता में भी और जहाँ हमारे प्रगतिशील लेखक संघ में भी, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हम फिर से बघाएं, उसको फिर हम जिंदा करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। अंत में मैं भी प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद भी करता हूं कि चाहे मुंशी प्रेमचंद के हवाले से, चाहे भीष्म साहनी के हवाले से जो हमने आज चर्चा की है, उस चर्चा को आने वाले समय में हम और आगे बढ़ाएंगे और आज के समय में लेख की भूमिका को तय करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भीष्म साहनी के जो करैक्टर हैं वो पन्नों से निकलकर पूरे समाज में फैल गए हैं। चाहे अमृतसर आज्ञा की बात हो, चाहे हानूस की बात हो, हानूस जैसे कितने ही सर्जक जो हमारी इस संकट काल में सड़कों पर बदहाल होते हैं हमने देखे हैं। हानूस के हाथ काट लिए गए थे और हमारे मजदूरों को बेबस कर दिया गया सड़कों पर निकलने के लिए, और अमृतसर आज्ञा का बाबू जैसा सांप्रदायिक उन्माद हम जगह जगह देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं देख रहे हैं। तो बहुत जरूरत है आज के समय में लेख की भूमिका तय करने की। सो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल सहगल सर, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, डॉक्टर सुदेव सिंह सिरसा जी, और आप सभी लोगों का जो देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा चलती रहेगी। मिलते हैं अगले शनिवार किसी और नए विषय के साथ और किसी और नए वक्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।